Hello students, I'm Sunanda Mani and today I'm going to take up another chapter with you, Poets and Pancakes. The writer of this chapter is Ashok Mitran. Ashok Mitran was a Tamil writer and in this chapter he is going to discuss about his experiences in Gemini Studios when he was working there. जेमिनी स्टूडियोज़ तमिलनाडु में एक फिल्म स्टूडियो था. इट इज़ ऑल अबाउट द टाइम बिफोर पार्टीशन. 1947 से पहले तमिलनाडु में जेमिनी स्टूडियोज़ एक बहुत ही फेमस स्टूडियो था जहाँ से तमिल फिल्म्स बनती थी. नाउ पोएट्स एंड पैनकेक्स, व्हाट डज दिस मीन? पोएट मीन्स कवि एंड पैनकेक्स मीन्स फ्लैट तवे पे जो पूड़े बनते हैं जिसे हम खाते हैं उसे हम पैनकेक्स बोलते हैं. बट इन दिस चैप्टर पैनकेक्स इज़ द नेम ऑफ अ मेकअप ब्रांड. अब इस चैप्टर में कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिसको मैं एक कहानी की तरह तुम्हें बताती जाऊं और तुम सुनते जाओ. इट्स ओनली अबाउट द एक्सपीरियंसेस एट जेमिनी स्टूडियोज़ के उस टाइम पे जेमिनी स्टूडियोज़ में क्या होता था, ये अशोक मित्रन ने इस चैप्टर में लिखे हैं. अब सबसे पहले वो कहता है, Ashok Mitran, a Tamil writer, recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. उस टाइम पे मूवीज़ इंडिया के लोगों की लाइफ पे बहुत बड़ा असर छोड़ती थी. कोई भी अगर पब्लिक का मैसेज देना होता था उसे हम फिल्म के रूप में दर्शाते थे या पोइट्स जो हैं वो कविता के रूप में लिखते थे तो लोगों तक वो मैसेज पहुंचता था. एंड दैट इज़ वाई ही इज सेइंग कि द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया. Now the Gemini Studios located in Chennai was set up in 1940. 1940 में बना था वो, 1947 में पार्टीशन हुई थी और उस टाइम पे जितने पॉलिटिकल व्यूज़ थे सबको वहाँ पे लोग डिस्कस करते थे और वो उनके लिखने में, उनकी कविताओं में या उनकी फिल्मों की कहानियों में रिफ्लेक्ट होती थी उनकी सोच. Its founder was S.S. Vasan. अब वसन, S.S. वासन वहाँ का फाउंडर था. अशोक मित्रन वहाँ पे क्या काम करता था? अशोक मित्रन वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आती थी न्यूज़पेपर्स में उनकी कटिंग्स को फाइल में लगाता था. बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि ये कोई काम नहीं करता है, बट ये काफ़ी बिज़ी रहता था उसी में. अब वो सबसे पहले चलता है पैनकेक पे. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. That means बहुत ज़्यादा खूब भर भर के वहाँ पे एक मेकअप का मटेरियल खरीदा जाता था जिसका ब्रांड नेम था पैनकेक. लोगों के चेहरों पे वो मेकअप खूब भारी क्वांटिटी में यूज़ किया जाता था, इसीलिए उसने ये एक्सप्रेशन यूज़ करा है ट्रक लोड्स. ट्रक लोड्स मीन्स बहुत ज़्यादा. Greta Garbo must have used it, Miss Gohar must have used it, Vijanti Mala must have also used it, but Rati Agnihotri may not even have heard of it. Rati Agnihotri आज की डेट की कुछ कंपैरेटिवली इन लोगों से मॉडर्न टाइम की एक्ट्रेस है, तो उसने कहा कि जितनी पुरानी एक्ट्रेसेस थीं सब ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया और शायद रति अग्निहोत्री जो कंपैरेटिवली न्यूअर एज की एक्ट्रेस थी उसने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती रही है. अब मेकअप डिपार्टमेंट की वो बात करता है. मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियोज़ में ऊपर चढ़कर था और वो कहते हैं कि वहाँ पे इतने सारे मिरर्स यानी कि शीशे और इतनी सारी ब्राइट लाइट्स थी कि अगर आज की डेट में कोई वहाँ पे जाएगा देन ही विल थिंक दैट ही हैज़ एंटर्ड अ हेयर सैलून. जैसे हम किसी सैलून में जाके अपने बाल कटवाने जाते हैं और बहुत देखते हैं कि हर तरफ शीशे ही शीशे लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, वहाँ पे इस तरह का माहौल था. और कहते हैं कि ये पहले किसी एक कोई बहुत
अमीर आदमी था रॉबर्ट क्लाइव, जिसका यहाँ पे अस्तबल था, यानी कि वो घोड़े रखता था यहाँ पे। वो थोड़ा टाइम मद्रास में रहा और उस टाइम पे उसने बहुत घर बदले, और ये घर जो था, ये जगह जहाँ पे मेकअप डिपार्टमेंट बना हुआ है, यहाँ पे घोड़े रहते थे पहले। The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. Incandescent means बहुत ज़्यादा bright, जिनमें से बहुत हीट निकलती थी। तो वो कहता है उस टाइम पे मद्रास में, तमिलनाडु में, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उन दिनों में एयर कंडीशनर्स नहीं थे, और फिर उन लोगों को, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को शूटिंग से पहले वहाँ पे बैठ के अपना मेकअप करवाना पड़ता था। उस तरह से लाइट की वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी उनके चेहरे पे, बिकॉज़ बिल्कुल उनके चेहरे पे लाइट फोकस करती थी, और वहाँ उन्हें उस मिजरी में, उस परेशानी में बैठ के अपना मेकअप करवाना पड़ता था। एक तो गर्मी और ऊपर से लाइट्स की गर्मी, सो वहाँ पे बैठ के उनको हैवी मेकअप करवाना पड़ता था। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for the studio and left. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga, an Andhra, a Madras Indian Christian, an Anglo-Burmese and the usual local Tamils. That means उस मेकअप डिपार्टमेंट में हर रीजन के लोग काम करते थे, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई आंध्र से, कोई तमिल से। उन दिनों में जब पार्टीशन होने वाली थी, तो उससे पहले जब इंडिया गुलाम था ब्रिटिशर्स के अंडर, इंटीग्रेशन की बात करते थे। इंटीग्रेशन मीन्स सबको इकट्ठा करना। तो वो कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो पे तो बाद में ये चीज़ें एडवर्टाइज होने लगी, इससे पहले जेमिनी स्टूडियोज़ में ये ऑलरेडी प्रैक्टिस में ही थी, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोगों को मिला के काम किया जाता था, हर तरह के लोगों को इकट्ठा लेके ही काम किया जाता था। All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs of national integration. That means national integration पे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने तो बाद में इसकी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने शुरू करे। तमिलनाडु में जेमिनी स्टूडियोज़ में ऑलरेडी ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही थी। Now this gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson-hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. Hideous means horrible. Crimson-hued, crimson means red, hued means colored. So that means कोई भी इंसान जो आम देखने में बहुत ठीक ठाक लगता हो, डिसेंट लगता था, उसे ये मेकअप डिपार्टमेंट अपने लाल रंग पोत पोत के, उसके मुंह पे लाली लगा लगा के उसे एकदम मॉन्स्टर जैसी शक्ल दे देते। मॉन्स्टर मीन्स जानवर, भयानक जानवर की जैसा उसको बना देते थे, बिकॉज उनको शूटिंग के लिए हैवी मेकअप की ज़रूरत थी। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. सिर्फ 5% सीन जो होते थे वो बाहर होते थे, अदरवाइज स्टूडियो में ही होते थे, इसीलिए उनको इतना हैवी मेकअप कर दिया जाता था। अब मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की फॉलो होती थी। हायरार्की मीन्स जो टॉप के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे, जो हीरो हीरोइंस थे, उनका मेकअप बड़े आर्टिस्ट्स करते थे। फिर उनके जो आर्टिस्ट्स के, मेकअप आर्टिस्ट के जो असिस्टेंट्स थे, वो नंबर 2 के हीरो हीरोइंस से करते थे, यानी कि विलन्स और वैम्प्स का मेकअप वो करते थे। और जो छोटे आर्टिस्ट्स थे वो फिर जो साइड के लोग हुआ करते थे उनका मेकअप करते थे। तो ये हायरार्की वहाँ पे फॉलो होती थी। और उसी ऑफिस में एक लड़का था जिसे ऑफिस बॉय कहा जाता था। अब वो वैसे कहने को तो वो ऑफिस बॉय था, लेकिन वो कुछ 40 इयर्स के करीब उसकी एज थी, और उसको जो भी काम देते थे उसके अलावा उसका एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था कि वो जब आउटडोर शूटिंग होती है
वहाँ पे जाके जो क्राउड बनता है, जो लोग वहाँ पे क्राउड की तरह खड़े होते हैं, उनके मुंह पे मेकअप लगाता था। तो वो क्या करता था कि खूब बड़ी सारी एक बकेट भर के मेकअप की घोल लेता था और उनके मुंह पे सारा वाइट या जो भी कलर उसको चाहिए होता था वो खूब जल्दी से एक ब्रश लेके उनके मुंह पे मेकअप थोपता था। ये उसका काम था बाकी कामों के अलावा। और अगर उसे ये कोई काम नहीं है स्टूडियो के अंदर, तो वो अशोक मित्रन के केबिन में आके अपनी दुख भरी दास्तान सुनाता रहता था, अपनी कहानियाँ सुनाता रहता था कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो एक एस्पिरेशन के साथ स्टूडियो में आया था कि वो एक दिन एक्टर बन जाएगा। लेकिन वो एक्टर नहीं बन पाया और सिर्फ एक मेकअप बॉय बन के रह गया। और इसके लिए वो किसी एक खास बंदे को जिम्मेवार ठहराता था जिसका नाम था कोट मंगलम सुब्बू। सुब्बू नंबर 2 था इस स्टूडियो में। वो एस वासन का राइट हैंड मैन माना जाता था और ऐसा लोग समझते थे कि सुब्बू ही सब कुछ करवा सकता है। और ये जो ऑफिस बॉय है ये हर अपनी बदनसीबी के लिए, अपनी बदकिस्मती के लिए सुब्बू को ही जिम्मेवार ठहराता था। इसे ऐसा लगता था कि सुब्बू चमचागिरी करके ऊपर पहुंच गया और मैं वहां नहीं पहुंच पाया। अब अशोक मित्रन उसकी बातें सुन के तंग आ जाता था और वो विश करता था कि बाहर क्राउड्स की शूटिंग हो जाए ताकि ये ऑफिस बॉय बाहर चला जाए और बिजी हो जाए, अदरवाइज ये मेरे केबिन में आकर मेरा सर खाएगा। Now, the idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer. He was a bit of a poet. वो सिर्फ इस होप में स्टूडियो में आया था कि किसी दिन राइटर बन जाए या पोएट बन जाएगा या स्टार एक्टर बनेगा या डायरेक्टर बनेगा। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly, and this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy, and neglect were due to Kot Mangalam Subbu. तो in all instances of frustration means जब भी वो frustrate होता था उसका जो गुस्सा है वो एक इंसान की तरफ होता था, ओपनली या कोवर्टली। कोवर्टली मीन्स सीक्रेटली। और वो कौन था? वो इस बात से कन्विंस्ड था, यानी कि उसको इस बात का विश्वास था कि ऑल हिज वोज मतलब दुख, इग्नोमिनी मीन्स नफरत, एंड निगलेक्ट मीन्स जो उसको इग्नोर किया जा रहा है, ये किसकी वजह से है? कोट मंगलम सुब्बू की वजह से। अब राइटर हमें सुब्बू के बारे में बताता है। वो कहता है सुब्बू वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, दैट मीन्स नेक्स्ट टू द फाउंडर। एस वासन से नेक्स्ट रैंक सुब्बू का आता था। अब वो क्यों आता था? उसने सुब्बू की कुछ क्वालिटीज़ हमें बताता है, और वो क्वालिटीज़ क्या हैं कि उसके पास हर तरह का सॉल्यूशन होता है। प्रॉब्लम कोई भी हो, कैसी भी हो, वो उसका सॉल्यूशन लेके हाजिर होता था। अगर एक सॉल्यूशन नहीं उस बात पे फिट बैठता था तो वो 10 और बता देता था। मोस्ट डिफ़िकल्ट सीन्स को कैसे शूट किया जाए ये कोई सुब्बू से पूछे तो उसके पास उसके अनगिनत सॉल्यूशंस होते थे। वो कुछ ऐसा इंसान था कि जिसमें हर तरह का टैलेंट था। वो पोएट भी था, वो कहानी का लेखक भी था, वो स्टोरी भी लिख लेता था और वो शूटिंग भी, एक्टिंग भी कर लेता था। मतलब वो बहुत ही एक मल्टी टैलेंटेड, वर्सेटाइल किस्म का इंसान था। वो एक्टिंग तो शायद नंबर 2 या नंबर 3 रैंक वाली करता था, कभी भी हीरो की एक्टिंग नहीं उसने करी, लेकिन वो जो भी करता था उसे इतनी अच्छे से करता था कि शायद
हीरो या हीरोइंस से बेटर एक्टिंग करता था और एक निशान छोड़ के जाता था और लोग उसे समझते थे, उसके टैलेंट को पहचानते थे। ये थी उसकी दूसरी क्वालिटी। उसकी तीसरी क्वालिटी थी कि वह बहुत बड़े दिल का इंसान था। उसके घर पे उसके रिश्तेदार और उसके फ्रेंड्स कभी भी आके कितना भी टाइम रह सकते थे, उन्हें कोई कमी नहीं कभी महसूस होने देता था। उन्हें खुले दिल से वो अपने घर में जगह देता था, खाने पीने को देता था और उनसे वापसी में वापस कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करता था। ये उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि वो जेनरस था। अब लोग कहते थे कि वो चमचा है, लेकिन वो चमचागिरी करने के अलावा उसमें जो क्वालिटीज़ थी, शायद वो इसीलिए नंबर 2 बना है। वो एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुआ था, ब्राह्मण फैमिली में उसने जन्म लिया था और उसका जो एक्सपोजर था वो अच्छे लोगों के साथ था। शायद ये उसके लिए एक एडवांटेजियस पॉइंट था। और लेकिन वो किसी भी सिचुएशन को इतने अच्छे से संभालता था कि बॉस उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। उसको विश्वास था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सुबू हैंडल कर लेगा। अब सुबू बॉस के साथ बहुत नज़र आता था, लेकिन वो एक बेसिकली स्टोरी डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था। स्टोरी डिपार्टमेंट मीन्स जो फिल्मों की कहानियाँ लिखते हैं। अब उस स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में अशोक मित्रण बात करता है और वो कहता है कि वहाँ पे बहुत से लेखक और कवि इकट्ठे होके जो वहाँ की कैंटीन थी या जब वहाँ का कैफ़े था, रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बैठा करते थे और अक्सर बातें किया करते थे। वहाँ पे एक लॉयर यानी कि वकील भी था जो स्टोरी डिपार्टमेंट का हेड था और वो वैसे कहने को लीगल एडवाइज़र था, लेकिन वो लीगल एडवाइस देने की जगह बाकी सब कुछ करता था, यानी कि कभी भी किसी को सिंसियर एडवाइस नहीं दे पाता था। अब सब लोग उस टाइम पे खादी कपड़े पहनते थे और कांग्रेस की बातों से इम्प्रेस्ड रहते थे, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम पे बहुत पावरफुल पार्टी थी जो ब्रिटिशर्स के साथ लोगों को फाइट करने के लिए मोटिवेट करती थी। अब लोग खादी का कुर्ता, खादी की धोती और गांधी टोपी पहना करते थे और कांग्रेस की ही बातों का समर्थन करते थे, सपोर्ट करते थे। अब ये जो लॉयर था ये सबसे अलग तरीके से ड्रेसअप होता था। ये अपना कोट पहनता था, पैंट पहनता था और शायद कभी कभी टाई भी लगाता था। अब ये वैसे तो स्टोरी डिपार्टमेंट में था, लेकिन कभी भी इसने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं करा। वहाँ पे एक इंसिडेंट अशोक मित्रण हमें बताता है कि जब एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की आई और बाय चांस उस दिन उसे किसी बात पे गुस्सा आ गया और उसने बॉस के अगेंस्ट ना जाने क्या क्या कह दिया। इस लॉयर ने बजाय इसके कि उसको हेल्प करता और कोई अच्छी सलाह देता, इसने रिकॉर्डर ऑन करके उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। अब जैसे ही उस लड़की ने बोलना बंद किया, इसने रिकॉर्डिंग प्ले करी और उस लड़की को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो उसी टाइम छोड़ के चली गई। And that was the end of a very bright career, and all thanks to the lawyer. 1 minute please, and played the recording. There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. But when she heard her voice again through the sound equipment, she was struck dumb. Struck dumb means उसके पास बात नहीं, उसके पास शब्द नहीं रह गए थे कि वो क्या बोलती। A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication. Precede means पहले। अगर आपने किसी ऊंची जगह पे पहुंचने से पहले आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो लड़की एक सिंपल लड़की थी जो शायद किसी गांव से आई थी, उसे इन बातों का अंदाज़ा नहीं था। वो इतनी ज़्यादा शॉक्ड हुई कि मेरे अगेंस्ट कोई ऐसे भी कर सकता है, कि वो छोड़कर चली गई। एंड दैट वाज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर।
एक बहुत ही ब्रीफ छोटा टाइम के लिए एंड बहुत ही ब्राइट करियर का उस लॉयर ने खात्मा कर दिया। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट, उसी के कारण ये सब हुआ था। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. फिर एक दिन अचानक से बॉस ने ये डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, and that is perhaps when that lawyer lost his job, और उस वकील की भी जॉब चली गई। वहाँ पे बहुत सारे पोएट थे और बहुत लोग, टैलेंटेड लोग थे जो बैठ के कॉफ़ी पे अपने आप को एंटरटेन भी करते थे और डिस्कस भी करते थे कि हिंदुस्तान के हालात क्या हैं और उन्हें कैसी कविताएं लिखनी चाहिए जिससे लोग मोटिवेट होके अपने फ्रीडम के लिए फ़ाइट करें। ये सब वहाँ पे चलता था। फिर एक दिन फ्रैंक बुकमैन की मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी आई वहाँ पे, जिसमें उन्होंने मद्रास में आए 1952 में, जिसमें करीब 200 लोग थे और वो 200 लोग जो थे वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के थे। उसमें कोई अफ्रीकन था, कोई कहाँ का था, कोई इंडियन था, कोई कुछ था। फ्रैंक बुकमैन ने ये सर्कस के लिए ऐसा लगता था कि समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, उनको ऐसा लगा कि ये तो इंटरनेशनल सर्कस है। सर्कस इसलिए कहा क्योंकि वो लोग डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के थे। अब उन्होंने वहाँ पे आके जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर, ये 2 प्लेज स्टेज करे जेमिनी स्टूडियोज़ में। ये 2 प्लेज किए और बार बार इनके शोज़ वहाँ पे चलते रहे। अब ये प्लेज जो थे वैसे तो वहाँ के लोगों को कुछ खास समझ में नहीं आए, लेकिन इनकी 2 चीज़ें लोगों को, जो जेमिनी स्टूडियोज़ वालों को अच्छी लगी या जो उन्होंने कॉपी करी, वो ये थी, एक तो वहाँ के कॉस्ट्यूम्स। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, but the sets and costumes were first rate. Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley with a bare stage. That means बाकी तो उनके जो मैसेज थे प्लेज के वो बहुत सिंपल थे, और सबसे ज़्यादा जो उनको अच्छी लगी थी बात वो थे सेट्स वहाँ के उन प्लेस के। और बहुत देर तक तमिलनाडु में जो भी प्लेस बने, जो भी ड्रामास बने, उनमें सनराइज़ और सनसेट का सीन ज़रूर दिखाया जाता था, जैसे कि जोथम वैली प्ले में था। और इसके अलावा उनके जो कॉस्ट्यूम्स थे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के, वो वहाँ से कॉपी करके बिल्कुल उसी तरह के बनाए जाते थे जैसे जोथम वैली में थे। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. अब वो कहता है कि अशोक मित्रन कहता है, मुझे बहुत देर बाद समझ में आया कि वहाँ पे मॉरल रीआर्मामेंट के लोग क्यों आए थे, क्या करने आए थे। कम्युनिज़म के आइडियाज़ को काउंटर करने आए थे। कम्युनिज़म एक ऐसी मूवमेंट थी जो ये कहती थी कि जो आम आदमी है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कांग्रेस इस बात को नहीं मानती थी, और कांग्रेस ने ही ये एक तरह से, कांग्रेस के जो व्यूज़ के सपोर्टर्स थे, एक तरह से उसी तरह के लोगों का ये ग्रुप था जो कम्युनिज़म को अपोज़ करता था। और ये वहाँ पे कम्युनिज़म को अपोज़ करने के लिए ही वहाँ पे आए थे। और जो मिस्टर वसन था वो भी कम्युनिज़म के अगेंस्ट था, वो कांग्रेस के व्यूज़ के साथ ही उसके व्यूज़ मिलते थे। अब कुछ महीनों बाद वहाँ पे टेलीफोन लाइंस of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. That means खूब सारे फ़ोन बजे और वहाँ पे उन्हें पता चला कि एक और विज़िटर आ रहा है।
उनको ये पता चला कि जो विज़िटर है वो इंग्लैंड से आ रहा है, वो कौन है, वो क्या है, वो क्यों आ रहा है, ये किसी को नहीं पता था। और शायद बॉस को भी नहीं पता था कि वो क्यों आ रहा है। अब सिर्फ उनको इतना पता था कि कोई पोएट आ रहा है, कोई कवि आ रहा है इंग्लैंड से। अब जो लोग वहाँ के पढ़े लिखे थे उनको ये पता था कि जो फेमस पोएट्स हैं उनके नाम हैं वर्ड्सवर्थ, टेनिसन और इस तरह के लोग हैं जो पोएट्स हैं इंग्लैंड के। लेकिन वो तो नहीं आ रहे थे, और अब कौन आ रहा था ये इनको नहीं पता था। जो थोड़े इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने कीट्स, शेली और बायरन के नाम भी सुने थे, या किसी ने टी.एस. एलियट का भी नाम सुना था, लेकिन ये कौन है ये किसी को नहीं पता था। अब एनीवेज़ वो आता है और जेमिनी स्टूडियोज़ उसके ऊपर खूब हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं और उसे बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। बॉस उसे स्टेज पे ले जाके इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन शायद उस खुद भी प्रॉपरली उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ये नहीं पता था ये कौन है, इसका नाम क्या है, या अगर पता था तो वो बताता नहीं है, तो क्यों आया है ये कुछ नहीं पता। तो वो स्टीफन स्पेंडर था, एक पोएट जो आया था, वो वहाँ पे आके अपना लेक्चर देना शुरू करता है, और उस लेक्चर में वो क्या बोलता है किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उस टाइम पे बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी। एंड प्लस उसका एक्सेंट ऐसा था कि अगर जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती भी थी उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो वो 1-1.5 घंटा बोलता रहता है, लेकिन ऑडियंस जो है वो बिल्कुल जैप्ड है, बिल्कुल डम स्टक है, वो सिर्फ उसको देख रहे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अब वो बोल के चला जाता है, अब कोई कुछ नहीं कह पाता कि वो क्यों आया, वो क्या करने आया, उसका क्या मैसेज था, एंड दैट रिमेन्ड अ मिस्ट्री थ्रू आउट। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था ये, बिल्कुल किसी को नहीं पता था कि वो क्यों आया और वो क्या कह के गया। ऐसा कह के वो चला जाता है। उसका लेक्चर ख़त्म होने के बाद We all dispersed in utter bafflement. Bafflement means confusion. उनको बहुत confusion था. What are we doing? What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? कि एक Tamil studio में जो simple लोगों के लिए फिल्में बनाती है Tamil में, वहाँ पे English का poet क्या करने आया है ये किसी को नहीं समझ में आया. People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry. मतलब वहाँ के लोगों के पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो इंग्लिश पोइट्री पढ़ सकें, इंग्लिश की किताबें लेके पढ़ सकें, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं थे ज़्यादा, और अगर वो पढ़े लिखे थे भी तो सिर्फ तमिल भाषा ही समझते थे, इंग्लिश उनके बस की बात नहीं थी. अशोक मित्रन इसके बाद अपना एक एक्सपीरियंस बताता है. वो कहता है कि कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा ये स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि प्रोज राइटिंग जो है वो सही मायने में जीनियस नहीं है. दैट मीन्स जो प्रोज लिखने वाले हैं वो कोई बहुत बड़े जीनियस नहीं होते हैं. वो लिखते रहते हैं और उनकी रिजेक्शंस होती रहती हैं. वो डिसहार्टन नहीं होते, वो फिर से लिख देते हैं. लेकिन जो कविताएं लिखते हैं, पोएट्स जो होते हैं, उसके मतलब से अशोक मित्रन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा टैलेंटेड या ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं. अब वो अपना एक एक्सपीरियंस बताता है कि वहाँ पे एक बार एक शॉर्ट स्टोरी का कंपटीशन हुआ जो कि ब्रिटिश पीरियोडिकल एनकाउंटर वालों ने ऑर्गेनाइज किया. द एनकाउंटर एक पीरियोडिकल था. पीरियोडिकल मीन्स जो थोड़े थोड़े समय के बाद निकलते हैं. वो ब्रिटेन में छपता था. वो उन्होंने एक स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किए. अब ये वहाँ पे अशोक मित्रन जो है वो अपनी एंट्री भेजना चाहता था, लेकिन उस टाइम पे एंट्री भेजने के लिए उसे एक लिफाफा की पोस्टेज तो वो भेजनी थी जिस पे वो एंट्री डाल के भेजता, और दूसरा उसे सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भेजना था खाली, जिसमें सिर्फ स्टैंप लगी होती, ताकि अगर वो रिजेक्ट होता है, उसका लिखा हुआ रिजेक्ट होता है, तो वापस उसके पास वो आ सके. और उन दिनों में स्टैम्प्स या पोस्टेज कोई बहुत सस्ती नहीं थी, या लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि वो ऐसे ओवर स्पेंड कर सकें.
ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी वहाँ से पास में थी जहाँ वो काम करता था, और वो वहाँ से उसके तरफ जाना शुरू हो गया। When I read the editor's name, एडिटर का जब उसने नाम पढ़ा, किसका एडिटर? एनकाउंटर का। द एनकाउंटर जो पीरियोडिकल था, जिन्होंने वो स्टोरी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. उसे ऐसे लगा कि उसके दिल की घंटी बज गई। वो कौन था? It was the poet who had visited the Gemini studio. ये वो पोएट था जो जेमिनी स्टूडियोज़ में आके लेक्चर देके गया था, जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं चला था। वो क्या बोल गया, क्यों आया, किसी को समझ नहीं आई थी। ये वही इंसान था और वो इस पीरियोडिकल का एडिटर था। Now I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. तो उसे ऐसे लगा कि मेरा कोई खोया हुआ भाई मुझे मिल गया, यानी कि वो एकदम से उसके साथ कनेक्ट कर पाया और उसने वो स्टोरी जो लिखी थी वो झट से एक लिफाफे में डाली, उसके ऊपर स्टैम्प्स लगाई, एड्रेस लिखा उसका और उसे पोस्ट कर दी। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. Stephen Spender. Stephen, that was his name. अब उसको जाके समझ में आया कि उसका नाम स्टीफन स्पेंडर था और उसे ऐसा लगता है कि वो भी उतना ही खुश होगा उसका एनवलप पाके जितना वो उसको भेज के हो रहा है। और अब उसे एकदम से सब कुछ समझ में आने लगा। एंड ईयर्स लेटर व्हेन ही वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़, जब उसने जेमिनी स्टूडियोज़ का काम छोड़ दिया था तो वो कुछ एक सड़क पे चल रहा था जहाँ पे कुछ किताबें बहुत ही सस्ती बिक रही थी, बहुत कम रेट पे। एंड उसकी प्राइस देख के वो अट्रैक्ट हो गया और जब वो वहाँ पहुँचता है और उन किताबों की तरफ देखता है, देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच, सिर्फ 50 पैसे की किताब बिक रही थी। और वो उन किताबों को देखता है तो उसे एक किताब मिलती है जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड। अब वो क्या थी वो किताब? उसमें 6 एमिनेंट बहुत ही फेमस राइटर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे थे। किस चीज़ के एक्सपीरियंस लिखे थे? 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return. Their journey into communism means वो कम्युनिज्म में कैसे एंटर हुए, यानी कि कम्युनिस्ट व्यूज़ से वो कैसे फैसिनेट हुए, और फिर they're disillusioned. Disillusion means disappointed, यानी कि जो सोच के गए थे वो वहाँ नहीं था। The disillusioned return, और उसमें से वापस बाहर कैसे आए। So वो 6 लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हुए थे और वो किताब बिक रही थी जो कि 50 पैसे में अशोक मित्रन ने वहाँ से खरीदी। जब उसने उस किताब में उन 6 राइटर्स में से स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा तो एकदम से उसे समझ में आ गया कि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियोज़ में क्या करने आया था, क्या बोल के गया। सारी मिस्ट्री एकदम से सॉल्व हो गई। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक अज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़। In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. उसे ऐसे लगा कि उसका दिल का कोई कोना जो एकदम से डार्क था, अंधेरे में था, वो लाइट अप हो गया, उसमें रोशनी आ गई है। The reaction to Stephen Spender at Gemini Studios was no longer a mystery. अब उसे समझ में आया कि वो क्यों आया था, वो क्या बोल के गया। The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender's poetry, but not with the God that failed. So he says कि उसकी पोइट्री के साथ शायद उसे कुछ खास नहीं लेना देना था, पर उससे किस चीज़ से लेना था बॉस को उस टाइम पे? उसके व्यूज़ से, उसके एंटी कम्युनिस्ट व्यूज़ से शायद बॉस का वास्ता था, यानी कि वो लोगों को प्रो कांग्रेस व्यूज़ के लिए मोटिवेट करने, एनकरेज करने आया था। That's all about the chapter
और इस चैप्टर में सिर्फ वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं अशोक मित्रन की लाइफ के, इनको डिटेल से पढ़ लेना एंड देन वील डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।